नमस्कार। संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो 10+1 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10+1 का सेकंड चैप्टर उसका ही एक पार्ट है, जिसमें कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी मेसोपोटामिया के बारे में। आपको बताया था कि वहाँ पर किन कारणों से सबसे पहले नगरों का विकास हुआ और साथ में वहाँ पर कौन कौन से प्रमुख नगर हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के मंदिर। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो मेसोपोटामिया के जो मंदिर जो थे उनका बहुत ज़्यादा रोल था मेसोपोटामिया में, क्योंकि मंदिर बहुत सारे कार्य करते थे। मतलब मंदिरों के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते थे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि मेसोपोटामिया में कौन कौन से मंदिर थे, किस किस देवता के थे, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मेसोपोटामिया के लोगों ने जो वहाँ के देवी देवता थे उनकी याद में अनेक बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए थे। तो वहाँ के जो प्रमुख मंदिर और जो देवता होते थे, नन्ना जो कि इंद्रदेव था, और अनु जो कि सूर्यदेव था, एनकी जो कि वायु और जल देव था, तथा इन्ना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। तो ये सारे इसके अलावा भी प्रत्येक नगर का अपना कोई देवी देवता होता था और ये माना जाता था कि जो ये देवी देवता है ये अपने नगर की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो अब यहाँ पर ये तो थे वहाँ के प्रमुख देवता। अब बात करते हैं कि वहाँ पर ये मंदिर किस तरह के बने हुए थे। तो जो पहले वाले मंदिर थे मेसोपोटामिया के, वो छोटे छोटे आकार के थे। जैसे हम भी देखते हैं कहीं पर पहले छोटा सा मंदिर हमारे आस पड़ोस में, गांव में, फिर उसके बाद जिस हिसाब से मंदिर के पास धन आता है उसके बाद हम उसको बड़ा रूप देते हैं। तो उसी तरह से शुरुआत में वहाँ के मंदिर छोटे आकार के थे, कच्ची ईंटों के बने हुए थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मंदिरों का महत्व बढ़ता गया वैसे वैसे ये मंदिर विशाल और भव्य होते चले गए। इन मंदिरों को पर्वतों के ऊपर बनाया जाता था और उस समय मेसोपोटामिया के लोगों में एक चीज़ की धारणा थी कि जो देवता है वो पर्वतों में निवास करते हैं। और दूसरा, जो ये मंदिर जो थे इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या जो इसकी प्रमुख जो विशेषता थी वो ये थी कि मंदिरों की जो बाहरी दीवारें होती थी वो कुछ खास अंतरालों के पश्चात भीतर की ओर मुड़ी होती थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी और इन मंदिरों के जो आंगन होते थे वो खुले होते थे। चारों ओर अनेक कमरे बने होते थे और प्रमुख कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। और कुछ जो कमरे होते थे उसमें पुरोहित निवास करते थे और दूसरे जो कमरे होते थे वो यात्रियों के ठहरने के लिए होते थे। तो जो मेसोपोटामिया में पहले तो जो मंदिर का जो कार्य था वो सिर्फ पूजा तक था, मतलब वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मंदिरों ने अपना कार्य बढ़ा दिया। अब उन्होंने मंदिरों के लिए बहुत सारे लोग जो थे वो भूमि दान में देते थे। तो फिर इस भूमि पर खेती भी की जाती थी, पशुपालन भी किया जाता था और इसके अतिरिक्त इस भूमि पर कई बार फैक्ट्रियाँ वगैरह, मतलब उद्योग वगैरह भी स्थापित किए जाते थे। और इसके साथ साथ फिर मंदिर के आसपास बाजार भी स्थापित किए जाते थे। तो इस कारण जो उस समय के जो मंदिर होते थे वो बहुत धनी हो गए थे, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था। और इससे मेसोपोटामिया के मंदिरों में जो प्रायः जो विद्यार्थी वगैरह है उनको शिक्षा भी दी जाती थी। और शिक्षा का जो कार्य है वो पुरोहितों द्वारा किया जाता। जैसे आज भी अगर हम देखते हैं तो हमारे जो धर्म में है, कई धर्मों में आज भी उनके जो पवित्र स्थल हैं, जैसे मुसलमानों के हैं मकतब है, मदरसे है, तो उसमें शिक्षा दी जाती है। तो उसी तरह से मेसोपोटामिया में भी मंदिरों में ही शिक्षा दी जाती थी छात्रों को।
और मंदिरों में ही बड़े बड़े पुस्तकालय भी स्थापित किए गए। मंदिरों द्वारा सामान की खरीद और बिक्री भी की जाती थी और मंदिर के पास जो धन होता था उसको आगे सूद पर भी देते थे। तो इस कारण मंदिरों का बहुत बड़ा रोल हो गया था। शहरी जो व्यवस्था थी उसमें मंदिर का बहुत बड़ा रोल था। वे राज्य के अधिकारियों की तरह शासन करने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को विभिन्न प्रकार के करों को वसूल करना भी लोगों से शुरू कर दिया। तो इसके बाद जो मंदिर जो लोग का जो कार्य सबसे विशेष जो था वो लोगों को परलोक की अपेक्षा यही लोग की अधिक चिंता करवाते थे, मतलब ज़्यादा बताते। वो कहते थे कि वे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दही, खजूर और मछली आदि भेंट करनी चाहिए, इस तरह से लोगों को बताते थे। और इसके अतिरिक्त वे बैलों, भेड़ों और बकरियों आदि की भी बलियाँ देते थे। और विधि पूर्वक जो था पुरोहित के सहयोग से देवी देवताओं को ये सारी चीज़ें भेंट की जाती थी। और उस समय मेसोपोटामिया के लोगों के जो कर्मकांड ना तो अधिक जटिल थे ना अधिक खर्चीले, और इसके बदले उपासक ये आशा करते थे कि उनके देश की जो नदियाँ वो जल से भरी रहे, उनके खेतों की जो फसलें लहलाती रहे और उन्हें कभी भी बाढ़ का सामना नहीं करना पड़े। तो ये तो थे कुछ मंदिर के कार्य, लेकिन इसके साथ साथ मंदिर का जो सबसे बड़ा रोल एक और था, वो था मनोरंजन का केंद्र। मतलब मंदिर में बहुत सारे मनोरंजन भी करवाए जाते थे लोगों के लिए, जैसे समूह गान, लोक नृत्य और साथ में जो स्थानीय गायक कलाकार होते थे वो भी लोगों का मनोरंजन करते थे। यहाँ पर नगाड़े और दूसरे जो संगीत जो वाद्य यंत्र हैं उसको बजाया जाता था। त्यौहार के अवसरों पर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे और वो एक दूसरे के संपर्क में आते थे, जिससे कि उनमें एक नया प्रोत्साहन उत्पन्न होता था। अब मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे इनका एक जो सबसे बड़ा योगदान और रहा वो रहा लेखन कला का, कि सबसे पहले जो लिखने की कला आई मेसोपोटामिया में वो मंदिरों से शुरू हुई और यहाँ पर विद्यार्थियों को सर्वप्रथम संकेतों की नकल सिखाया जाता था। धीरे धीरे वो कठिन शब्दों को लिखने में समर्थ हो जाते थे, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग लिपि का कार्य करते थे। तो इसीलिए समाज में इस वर्ग का काफ़ी नाम था। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो लेखन कला, जैसे हमने अभी बताया कि जो लेखन कला की जो शुरुआत है वो मेसोपोटामिया में मंदिर से शुरू हुई, क्योंकि मंदिर में जो दान और जो दूसरे जो भी कोई वस्तुएं होती थी तो उसको उसका ब्यौरा रखने के लिए सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा कि उनकी जो लेखन कला थी उसकी क्या लिपि थी और किस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो मेसोपोटामिया है हमें मालूम होना चाहिए कि उस जो मेसोपोटामिया की जो लिपि है उस समय की और उस समय की जो ज्ञात भाषा है उसको थोड़ा जानने में इतिहासकारों को बहुत अधिक कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि उस समय की जो सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की जो सर्वप्रथम लिपि की जो खोज की गई सुमेर में 3200 ईस्वी पूर्व में हुई और इस लिपि का आरंभ वहाँ के मंदिरों के पुरोहितों द्वारा किया गया। और उस समय मंदिर में और भी बहुत सारे कार्य किए जाते थे, जैसा हमने आपको बताया कि व्यापार, और दूसरा लोगों से कर वगैरह भी लिया जाता था, और दूसरा लोगों को बहुत सारे वहाँ पर मनोरंजन आदि भी करवाए जाते थे। तो इसके अलावा जो वहाँ से मंदिरों से जो मिट्टी की पट्टिकाएँ मिली हैं उसमें क्या मिला है कि मतलब कुछ चित्र बने हैं सामान और जानवरों के। तो ये जो चित्र है ये क्या दर्शाते हैं उस समय के, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। हमें मेसोपोटामिया के दक्षिण नगर उरुक के मंदिरों से संबंधित लगभग 5000 सूचियाँ मिली है, जिसमें बैलों, मछलियों, रोटी आदि के चित्र और संख्या दी गई है। और इसमें वस्तुओं को शायद स्मरण याद रखने के लिए ऐसा लिखा होगा। तो इस प्रकार जो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी, स्टार्टिंग की जो लिपि वो चित्र लिपि थी, मतलब कि वस्तुओं को याद रखने के लिए उसके चित्र बनाए जाते थे। उसके बाद जो चित्र लिपि है हम सबको मालूम है कि उसको थोड़ा सा समझना बहुत कठिन होता है
और कुछ ऐसे मतलब पदार्थों के जो चिन्ह दिखाए गए हैं तो उसकी जानकारी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब उसको समझना। तो यहाँ पर थोड़ा सा और बताया हुआ है कि उस समय जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था, इसके पश्चात उसको गूंथकर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिससे कि वो बहुत आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके। फिर वो जो गीली मिट्टी की जो पट्टिका बनी होती थी, इसके बाद वो सरकंडे की तीली की जो तीखी नोक है, सरकंडे का पौधा जिस तरह से प्राचीन काल में या हमारे जो पूर्वज होते थे वो जो हमारे इधर बांस का जो एक पौधा होता है तो उसको हम पहले तख्ती के ऊपर कलम का प्रयोग करते थे, तो उसी तरह से वहाँ पर भी एक सरकंडे का पौधा होता था। तो उसमें उससे एक क्या बनाई जाती थी, कलम बनाई जाती थी तीखी सी, और जो नम चिकनी मिट्टी की जो पट्टिका बनी होती थी उसके ऊपर जो था कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे। तो उस समय जो ये लिपि थी उनकी बाएं से दाएं लिखा जाता था इसको, और इस लिपि का जो प्रचलन है 2600 ईस्वी पूर्व में हुआ और 1850 ईस्वी में कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना और पढ़ा गया। ये पट्टिकाएं विभिन्न आकार की होती थी। जब इन पट्टिकाओं पर लिखने का कार्य किया जाता था तो उसे फिर धूप में सुखाया जाता था और फिर आग में पकाया जाता था। तो इस कारण वो पत्थर की तरह कठोर हो जाती थी। जिस तरह से हम घड़े को पहले गीली मिट्टी होती है फिर शेप देते हैं, फिर उसको धूप में और आग में पकाते हैं, फिर वो मजबूत हो जाता। तो उसी तरह से जो उस समय की पट्टिकाएं होती थी उनको भी इसी तरह से तैयार किया जाता था। फिर उसके बाद जो ये पट्टिकाएं होती थी इसके 3 लाभ होते थे कि मतलब जो ये पट्टिकाएं हमें मिली, एक तो वह पेपिरस की तरह जल्दी नष्ट नहीं होती थी, दूसरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी उसको सुरक्षित ले जाया जाता था, तीसरा अगर एक बार लिख जाने के बाद फिर किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते थे, जैसे कि हम पके हुए घड़े में फिर से मिट्टी नहीं लगा सकते। तो इस तरह से अब मंदिरों में जो इस तरह की जो लिपि का शुरुआत हुई, तो ये सारा जो संविधान में जो वस्तुएं मिलती थी उसका ब्यौरा रखने के लिए किया गया। तो अब इसके बाद जो वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि जो मेसोपोटामिया की जो पुरानी ज्ञात भाषा थी वो तो सुमेरियन, 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा का जो स्थान है वो अकदी भाषा ने ले लिया। 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रचलन हुआ। 1000 ईस्वी पूर्व के पश्चात अरामाइक भाषा जो थी वो काफ़ी स्तर पर उसका प्रचलन होने लगा। तो यद्यपि मेसोपोटामिया में लिपि का प्रचलन हो चुका था और इसके बावजूद यहाँ साक्षरता की दर बहुत कम थी। कारण ये था कि उस समय केवल चिन्हों की संख्या 2000 से अधिक थी। इसके अतिरिक्त ये भाषा बहुत पेचीदी थी और इसको मतलब समझने के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत होती थी। तो मेसोपोटामिया की लिपि के कारण ही इतिहासकार इस सभ्यता पर प्रकाश डाल सके। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो +1 का सेकंड चैप्टर है वो समाप्त होता है और मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक और जो वहाँ पर बेल आइकन बना हुआ है वीडियो के नीचे उसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास आ जाए। और बेल आइकन के साथ एक सब्सक्राइब शब्द लिखा हुआ है और रेड कलर का एक निशान है, उसको आप ज़रूर दबाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।